हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स जो पेपर हुआ है उसकी आंसर की। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सबसे पहले देख लेते हैं हम आंसर की को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, धान्य कटक जो महासंदेकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था। तो किस एक क्षेत्र में अवस्थित था? आंध्र क्षेत्र में अवस्थित था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए थे आपको और पूछा गया था कि कौन से सही है। स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। ऑप्शन ए करेक्ट है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपाकार होता था। ऑप्शन दूसरा भी ठीक है। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। ऑप्शन तीसरा भी ठीक है। इसलिए हमारा जो आंसर सही हो जाएगा, सभी तीनों सही है। दोस्तों, यूपीएससी ने सबसे बड़ा काम जो इस वर्ष किया है वो जो हम ऑप्शंस एलिमिनेशन वाला ऑप्शंस देते थे जिनमें हमारी करीब करीब 10 से 15 क्वेश्चन सही हो जाते थे, एलिमिनेशन ऑप्शंस को ही उसको हटा दिया है। अब तो सीधे यूपीएससी पूछ रहा है केवल एक सही है, दो सही है, सभी सही है और कोई सही नहीं है। पेपर को देखकर दोस्तों मैं कहूंगा और सभी बच्चों को टीचर्स ने यही कहा है कि पेपर ईजी तो नहीं था, टफ टू मॉडरेट पेपर था। अच्छे अच्छे टीचरों के पसीने छूट गए पेपर को करने में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पूमपुहार और मुचिरी किस रूप में सुविख्यात थे? किस रूप में सुविख्यात थे? तो यह जो थे पत्तन थे। दोस्तों मैं पेपर को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको केवल आंसर की बताता चल रहा हूं। जल्दी जल्दी आप क्वेश्चंस को देख लीजिए। हाँ, अगर आपने पेपर दिया है तो आंसर की देख लीजिएगा, और आपने पेपर नहीं दिया है तो आप अगर पेपर को देखना चाहते हैं किस तरीके पेपर आया था तो आप क्वेश्चंस को, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को पढ़िए और फिर आंसर को उसको चेक करिए किस तरीके का पेपर यूपीएससी ने इस वर्ष पूछा है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविता में यथावर्णित बट क्रूतल की प्रथा को स्पष्ट करता है? किसकी प्रथा को? बट क्रूतल की प्रथा को स्पष्ट करता है। ऑप्शन एक है राजाओं द्वारा महिला अंगरक्षकों को नियुक्त करना, राज दरबारों में विद्वानों का धर्म और दर्शन से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श करने हेतु एकत्र करना, तीसरा है किशोरों द्वारा कृषि क्षेत्रों की निगरानी करना और चिड़ियों तथा पशुओं को भगाना, युद्ध में पराजित राजा का अमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्युवरण करना। इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित साम्राज्यों पर विचार कीजिए। होयसल, गेहड़वाल, काकतीय और यादव उपयुक्त में से कितने साम्राज्यों ने अपने राज आद 8वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित किए थे? तो होयसल, गढ़वाल, काकतीय और यादव इनमें से एक भी ऐसा राजवंश नहीं है जो 8वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया था। इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से किसी से नहीं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। साहित्यिक कृतियां दी गई हैं और रचनाकार दिए गए। पूछ रहा है उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेल हैं? कितने सही सुमेल हैं? तो पहला ऑप्शन है हमारा देवीय चंद्रगुप्तम। देवीय चंद्रगुप्तम की जो रचना की है वो बिल्हड़ ने की है। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। हम्मीर महाकाव्य की रचना जो की है नायचंद्र सूरी ने की है। दूसरा भी ठीक है। तीसरा है मिलिंद पन्हो। दोस्तों मैंने जब जैन धर्म का पार्ट 1 बनाया है इसमें मैंने बताया है कि मिलिंद पन्हो की रचना किसके द्वारा की गई है, और यही ऑप्शन तीसरा गलत है। मिलिंद पन्हो की रचना किसके द्वारा की गई है? नागसेन के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? नागसेन के द्वारा की गई है। राजा मिलिंद और नागसेन की जो बीच की वार्तालाप थी वही मिलिंद पन्हो में वर्णित है। इसकी रचना नागार्जुन के द्वारा नहीं की गई है। ऑप्शन जो चौथा है वो नीति वाक्यामृत जिसकी रचना सोमदेव सूरी के द्वारा की गई है। चौथा भी ठीक है। ऑप्शन तीसरा गलत है। इसमें पूछ रहा है कितने सही सुमेल है, तो कितने सही सुमेल है? केवल 3 सही सुमेल है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते हैं। उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से एक धार्मिक संप्रदाय के एक मूलभूत विश्वास को प्रतिबिंबित करता है। यह जो सिद्धांत है किस धर्म का है? बौद्ध परंपरा से जुड़ा हुआ है, जैन, शैव या वैष्णव? तो यह जो जुड़ा हुआ है दोस्तों शैव परंपरा से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और कुल्या का निर्माण किया? तो किसने किया था? आपको पता होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कृष्णदेव प्रथम थे। कृष्णदेवराय प्रथम के द्वारा यह कार्य किया गया था। मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने दीव, यानी कि दीव लिखा है, दीव को पुर्तगालियों को सुपुर्द कर दिया? तो किसने कर दिया था? बहादुर शाह ने कर दिया। तो ऑप्शन की उसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था? दोस्तों काफी इजी क्वेश्चन है। अगर आपने संवैधानिक जो विकास है हिस्ट्री में हम देखते हैं और जब पॉलिटी पढ़ते हैं उसमें भी देखते हैं, पढ़ा होगा तो आप इजीली कर पाएंगे। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सारभूत रूप में विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिकरण क्या है? सारभूत रूप में विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिकरण रूप क्या है? ऑप्शन एक है नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, विधि द्वारा स्थापित पद्धति, विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति और विधि की समक्ष समानता। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसे हम पॉलिटी में पढ़ते हैं, विधि की सम्यक प्रक्रिया, इसका सही आंसर है ऑप्शन एक, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है दोस्तों कि भारत में दैनंदिन जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुकरण राज्य सरकारें अपने नियमों और विनियमों से करती हैं। दूसरा है, भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 द्वारा किया जाता है, जिससे जेल का विषय स्पष्ट से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहा है। इसका दोस्तों ऑप्शन एक गलत है तथा ऑप्शन दो सही हो जाएगा। कथन एक गलत है तथा कथन दो सही है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। पहला ऑप्शन है, यह आवश्यक विधियों के निर्माण के उद्देश्य का निर्धारण करता है, यह राजनीतिक पदों और सरकार के सृजन को सुकर बनाता है, यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है, यह सामाजिक न्याय, सामाजिक समता, सामाजिक सुरक्षा को प्रतिभूत करता है। काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित करता है और सीमाबद्ध करता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया? न्याय व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पहला संविधान संशोधन। आपको याद होगा दोस्तों कि पहले संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है, जिसमें यह प्रावधान उन विषयों को शामिल किया जाता है जिसके लिए न्याय व्याख्या का प्रावधान नहीं किया गया था, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित संगठनों निकायों पर विचार कीजिए। पूछ रहा है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि उपयुक्त में से कितने संवैधानिक निकाय हैं? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, यह जो पिछड़ा वर्ग आयोग है 338 बी में है। मानवाधिकार आयोग संवैधानिक नहीं है दोस्तों, इसकी स्थापना जो की गई थी 1993 में की गई थी। अरुण कुमार मिश्र जो है इसके अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय विधि आयोग संवैधानिक नहीं है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण जो आयोग है यह भी संवैधानिक नहीं है। तो इसका ऑप्शन केवल एक सही हो जाएगा, ऑप्शन ए केवल एक सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पॉलिटी का प्रश्न है दोस्तों, यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है तो ऐसी विनिश्चय की तिथि से पूर्व राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति के द्वारा किए गए सभी कृत्य अविधीयमान्य हो जाते हैं, अविधीयमान्य हो जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन इस आधार पर मुलतवी किया जा सकता है कि कुछ विधानसभाएं विघटित हो गई हैं और उनके निर्वाचन अभी होने शेष है। तीसरा ऑप्शन है, कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर संविधान द्वारा विहित की गई समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। जो दूसरा है दोस्तों, पहला और दूसरा गलत है।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब लोकसभा वित्त विधेयक को जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा को भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा को भेजती है तो राज्यसभा संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है, नहीं कर सकती। ऑप्शन पहला गलत है दोस्तों। ऑप्शन दूसरा देखते हैं, जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती, केवल अनुशंसाएं कर सकती है। हाँ दोस्तों, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति होने पर धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती, किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक होती है। दोस्तों, आवश्यक होती है, यह गलत है। तीसरा ऑप्शन भी गलत है। हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक बार यदि केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को समुदाय प्रतिरक्षित अधिसूचित कर देती है तो क्या होता है? राज्य का मुख्य वन्य जीव वार्ड ऐसे वन का नियंत्रण प्राधिकारी बन जाता है। ऐसे क्षेत्र में शिकार की अनुमति नहीं होती। ऐसे क्षेत्र के लोगों को गैर इमारती लकड़ी वन उत्पाद को संग्रह करने की अनुमति होती है और ऐसे क्षेत्र के लोगों को पारंपरिक कृषि प्रथाओं की अनुमति होती है। इसका दोस्तों केवल एक ऑप्शन सही है कि ऐसे क्षेत्र में शिकार की अनुमति नहीं होती। ऑप्शन दूसरा केवल सही है, बाकी जो पहला, तीसरा और चौथा है वे गलत ऑप्शन है। इसका सही हो जाएगा केवल एक सही है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुसूचित क्षेत्र पर दोस्तों हमें विचार करना है। ऑप्शन पहला है, किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से होती है। राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से। ऑप्शन पहला दोस्तों करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, अधिसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई जिला होती है और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक में गाँव का समूह होता है। तीसरा ऑप्शन है, संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री से अपेक्षित है कि वे राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन दे। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन पहला। ऑप्शन एक करेक्ट है, क्योंकि इसकी सूचना जो जारी करता है वो राष्ट्रपति जारी करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है दोस्तों, भारत में उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों में यह विचार किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन बनाई गई आरक्षण नीतियां प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होंगी। अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होगी, तो दोस्तों पहला ऑप्शन गलत है। ऐसी कोई बात आर्टिकल 335 में नहीं कही गई है। ऑप्शन दूसरा है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 प्रशासन की दक्षता पद को परिभाषित करता है। प्रशासन की दक्षता पद को परिभाषित करता है 335। हाँ दोस्तों दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए इसका सही हो जाएगा। कथन पहला गलत है किंतु दूसरा सही है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है कि भारत अपने पास यूरेनियम निक्षेप होने के बावजूद अपने अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर है। तो जो ऑप्शन पहला है दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है कि भारत के पास यूरेनियम के पर्याप्त भंडार है, लेकिन फिर भी जो भारत है विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर है। विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम का होना आवश्यक है। दोस्तों 60% नहीं होता है, अगर 4 से 5% भी है तो उससे सही काम हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन गलत है, इसलिए तो हो जाएगा पहला सही और दूसरा गलत। कथन पहला सही है किंतु दूसरा गलत है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है, शिशुधानीय स्तनी प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते। मार्सुपियल जो होते हैं प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते। दूसरा है, शिशुधानीय स्तनी केवल परभक्षीय रहित पर्यावरणीय घास स्थलों में ही पनप सकते हैं। जो दोस्तों कंगारू होते हैं
भारत में नहीं होते, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है शिशुधानी स्तनी यानी कंगारू केवल परभक्षीय रहित पर्वतीय घास के मैदानों में ही पनप सकते हैं, दूसरा गलत है। क्यों गलत है दोस्तों? ज्यादातर जो कंगारू पाए जाते हैं वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और वो फ्लैट यानी कि जो मैदानी क्षेत्र होता है घास वाला उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ना कि पर्वतीय क्षेत्रों में। तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। कथन पहला सही है किंतु दूसरा गलत है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, संक्रामक जीव जातीय विशेषज्ञ समूह निम्नलिखित में से किस एक संगठन से संबंधित है? किससे संबंधित है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर से संबंधित है, ऑप्शन पहला इसका सही हो जाएगा। ज्यादा दोस्तों हम डिटेल में इसका डिस्कशन नहीं करेंगे, केवल हम आंसर की को देख रहे हैं। आप अपने क्वेश्चनों को मिलाते चलिए और जो लोग यूपीएससी का पेपर देख रहे हैं वो क्वेश्चंस को देखते जाइए, हाँ किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वीडियो को पॉज करिए, प्रश्न को पढ़िए और फिर आंसर को देखिए। अगर ज्यादा मैं डिटेल में बताऊंगा दोस्तों तो वीडियो बड़ा बन जाएगा, फिर आपको देखने में भी दिक्कत होगा और उन भाइयों को भी मेरे देखने को दिक्कत होगा कि जो अपनी आंसर की को चेक कर रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित प्राणी जात पर विचार कीजिए। उपयुक्त 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। उपयुक्त में से कितने आमतौर पर रात्रिचर हैं, सूर्य अस्त के बाद अधिक सक्रिय होते हैं? तो इसका जो सिंह पूंछी जो मकाक है वो मकाक दोस्तों दिन में होता है, रात में सक्रिय नहीं होता है, तो ऑप्शन दूसरा नहीं है। और जो मालाबार सिवेट है और सांभर जो हिरन है दूसरा और तीसरा ये रात में सक्रिय होता है, इसलिए हमारा सही हो जाएगा केवल 2 ऑप्शन सही है, केवल 2 सही है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने सगे संबंधियों को अपने खाद्य के स्रोत की दिशा और दूरी इंगित करने के लिए दोलन नृत्य यानी कि बैगल डांस करता है? तो कौन करता है? वह करती है मधुमक्खी। मधुमक्खी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ छत्रकों यानी कि मशरूम में औषधीय गुण होते हैं। अब दोस्तों इससे आप कॉमन सेंस है, रीजनिंग का सेंस लगा के भी इन क्वेश्चनों को कर सकते थे। पूछ रहे हैं कि कुछ जो मशरूम है उसमें औषधीय गुण होते हैं, तो हाँ कुछ में औषधीय गुण होते हैं, सभी की बात नहीं कर रहा है दोस्तों, कुछ की बात कर रहे हैं, कुछ में औषधीय गुण होते हैं। दूसरा ऑप्शन है कुछ मशरूमों में साइको एक्टिव गुण होते हैं यानी कि मना प्रवादी है, जिनको खा के थोड़ा सा नशा सा फील हो सकता है, तो कुछ में हाँ ऐसे गुण होते हैं। कुछ मशरूम में कीटनाशक गुण होते हैं, तो तीसरा भी सही है। कुछ मशरूमों में जैव संदीप्तिशील गुण होते हैं, तो जैव संदीप्तिशील गुण होते हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा सभी चार इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय गिलहरियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे भूमि में बिल बनाकर अपने नीड़ का निर्माण करती हैं। भूमि में बिल बनाकर, तो दोस्तों यह गलत है, यह पेड़ों पर रहती हैं, पहला सही है। भी अपने भोजन पदार्थों जैसे कि नट और बीजों को भूमि के अंदर जमा करती हैं, हाँ तो दोस्तों जमा करती हैं। यह जो दोस्तों पहला है वह गलत है, दूसरा सही है। अगला है जो वे सर्वभक्षी होती हैं, तो हाँ दोस्तों वे सर्वभक्षी होती हैं, तो दोस्तों दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा केवल 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? पहला जो कथन है कुछ, इसको देखिए आप, कुछ सूक्ष्मजीव जल के क्वथनांक से ऊपर के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं, तो हाँ दोस्तों जल का क्वथनांक जो होता है वह होता है 100 डिग्री सेल्सियस तक, पर कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो जल के क्वथनांक से ऊपर के भी तापमान में वातावरण में पनप सकते हैं, तो ऑप्शन पहला सही है। कुछ सूक्ष्म जीव जल के हिमांक यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी तापमान पर वातावरण में पनप सकते हैं, तो दूसरा भी सही है। कुछ सूक्ष्म जीव 3 से कम पीएच वाले अत्यंत अम्लीय वातावरण में पनप सकते हैं, तो तीसरा भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका सही हो जाएगा सभी 3, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन किसी वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे में बने छिद्र में से कीटों को खुरचने के लिए लकड़ी का औजार बनाता है? तो कौन बनाता है? यह बनाता है फिशिंग कैट, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कितनों को बनाने में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन प्रयुक्त होता है? कितनों को बनाने के लिए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन प्रयुक्त होता है? तो वह प्रयुक्त होता है एरोसोल के लिए, फॉर्म एजेंट के लिए और अग्निय मंदक के लिए, लेकिन इस निहक में जो होता है हाइड्रोफ्लोरो यानी कि HFC प्रयुक्त नहीं होता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 यानी कि केवल 3 सही हो जाएगा, केवल 3।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। झेलम नदी फुलहर झील से होकर बहती है। तो झेलम नदी जो है, झेलम नदी बूलर झील से होकर बहती है। तो हाँ दोस्तों, झेलम नदी की जो बूलर झील से ही होकर पहले बूलर झील में गिरती है और फिर बूलर झील से निकलती है और भारत पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए पाकिस्तान में जाती है। तो पहला ऑप्शन सही है। कृष्णा नदी सीधे कोलेरू झील का भरण करती है। तो कृष्णा नदी सीधे कोलेरू झील का भरण करती है, तो ऑप्शन दूसरा भी सही है। तीसरा है, गंडक नदी के विसर्ग से कंवर झील निर्मित हुई है। तो इसका तीसरा भी सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सभी तीनों। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहां पे दोस्तों आपको पत्तन पोर्ट दिए गए हैं, पोर्ट दिए गए हैं और जिस रूप में सुविख्यात है वो उन बातों को बताया गया है। पहला है कामराज पोर्ट, काम राजर पोर्ट, भारत में एक कंपनी के रूप में पंजीकृत सबसे पहला पत्तन, कामराज पोर्ट, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है मुंद्रा पोर्ट, भारत में निजी स्वामित्व वाला सबसे बड़ा पत्तन। तीसरा है विशाखापट्टनम पोर्ट, भारत में सबसे बड़ा आधान पत्तन। सबसे बड़ा दोस्तों यह गलत है, सबसे बड़ा जो पत्तन है वह है नहावा सेवा, नहावा सेवा जो कि महाराष्ट्र में है। तो इसका तीसरा गलत है, पहला और दूसरा सही हो जाएगा। इसका जो सही आंसर होगा, केवल 2 युग्म सही है, केवल 2 युग्म, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वृक्षों पर विचार कीजिए। कटहल, महुआ और सागौन दिए गए हैं। पूछा गया है कि कितने पर्णपाती वृक्ष हैं, कितने पर्णपाती वृक्ष हैं। तो दोस्तों जो कटहल है, कटहल पर्णपाती वृक्ष नहीं है, यह सदाबहार वन है। महुआ और जो सागौन है यह 2 पर्णपाती वन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है। चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है, तो पहला सही है दोस्तों। चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है, दूसरा भी ठीक है। चीन की तुलना में भारत में कृषि में प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता अधिक है, तो यह गलत है। 1 और 2 सही हो जाएंगे, तो इसका सही आंसर होगा केवल 2। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्रीय स्तर में पुनरावर्तीय गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है जिससे वर्तमान समय में सुविस्तृत कक्ष भूमि उत्पन्न हुई है। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा भीतरकणिका मैंग्रोव, ऑप्शन ए। जो हमारा पूर्वीय तट है वह समुद्रीय, जो समुद्र के पानी को पीछे ढकोलता हुआ दिन ब दिन उसमें उत्थान हो रहा है। भारत के कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट और रूटाइल निम्नलिखित में से किसके समृद्ध स्रोत हैं। तो किसके हैं, टाइटेनियम के समृद्ध स्रोत हैं। संसार का लगभग 3/4 कोबाल्ट जो विद्युत मोटर वाहनों की बैटरी में निर्माण के लिए आवश्यक धातु है किस देश द्वारा उत्पादित किया जाता है। तो किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के द्वारा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं क्वेश्चंस को पढ़कर आपको जल्दी जल्दी ऑप्शंस बताता हूं, आप वीडियो को पॉज करके अपने क्वेश्चनों को सही करने की कोशिश करिए और आंसर की को मिलाते चलिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक कांगो बेसिन का भाग है। दोस्तों मैपिंग से जो क्वेश्चन इस साल पूछे गए हैं, मेरे हिसाब से मैपिंग के जो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं और थोड़े से इजी, जिसने मैपिंग को अच्छे से पढ़ा होगा और मैपिंग के जो 4-5 प्रश्न बने थे वो इजीली कर लिए होंगे। पूछ रहा है कांगो बेसिन का भाग है, तो कौन सा है, कैमरून जो है वह कांगो बेसिन का भाग है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमरकंटक पहाड़ियां विंध्य और सह्याद्री के संगम पर हैं। अमरकंटक दोस्तों यह है अपना भारत, ठीक। अब कह रहा है अमरकंटक पहाड़ियां विंध्य और सह्याद्री श्रेणी पर है। यह है विंध्य पर्वत श्रेणी, यह है हमारी सह्याद्री और यह है सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज में पूरब में है अमरकंटक की पहाड़ियां, लेकिन यह जो पहला ऑप्शन है वह कह रहा है कि अमरकंटक पहाड़ियां विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर है। तो विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर नहीं है दोस्तों, अमरकंटक पहाड़ियां हैं किसके, सतपुड़ा श्रेणी पर। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है बिलीगिरीरंगन पहाड़ियां सतपुड़ा श्रेणी के सबसे पूर्वीय भाग है। लेकिन दोस्तों यह कैसे गलत होगा, सतपुड़ा जो श्रेणी है उसका सबसे जो पूर्वीय पहाड़ियां वह है कौन सी, अमरकंटक की पहाड़ियां। तो दूसरा ऑप्शन भी गलत है। शेषाचलम पहाड़ियां पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी भाग हैं। शेषाचलम पहाड़ियां पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी भाग है, जबकि आपको पता होगा जो शेषाचलम पहाड़ियां हैं वह पूर्वी घाट के यहां पर अवस्थित है, यहां पर अवस्थित है, पूर्वी घाट के
यहाँ पर अवस्थित है। लेकिन कह रहा है शेषाचलम पहाड़ियां पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिण में स्थित है, तो सबसे दक्षिण में स्थित नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा कोई भी नहीं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की कनेक्टिविटी परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अधीन पूरा पश्चिम गलियारा डिब्रूगढ़ और सूरत को जोड़ता है, तो पहला ऑप्शन गलत है, जो डिब्रूगढ़ सूरत को नहीं जोड़ता है। दूसरा है त्रिपक्षीय राजमार्ग मणिपुर में मोरेह को म्यांमार से होते हुए थाईलैंड के चियांग माई से जोड़ता है, तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन है बांग्लादेश चीन भारत म्यांमार आर्थिक गलियारा उत्तर प्रदेश में वाराणसी को चीन में कुनमिंग से जोड़ता है, तीसरा गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल एक, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन जो पहला है वो आर्थिक संरचना निवेश न्यासों में जमा डिपॉजिट में हुई ब्याज की आय जो उनके निवेशकों में वितरित की जाती है कर से छूट प्राप्त है किंतु लाभांश कर योग्य है। दूसरा ऑप्शन है वित्तीय परिसंपत्तियों पर प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का परिवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन इनविट्स को ऋणी के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा एक और दो दोनों। एक और दो कथन दोनों सही है तथा कथन एक की सही व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है कोविड विश्व महामारी के बाद के हाल ही के विगत काल में पूरे विश्व में अनेक केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी थी, तो हाँ दोस्तों यह सही है कि बैंकों ने जो केंद्रीय बैंक थी उन्होंने ब्याज दरों को बढ़ा दिया, तो पहला सही हो जाएगा। और दूसरा है आमतौर पर केंद्रीय बैंक मानते हैं कि उसके पास बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों का मौद्रिक नीति के उपायों से प्रतिकार करने की समर्थ है, तो दूसरा भी सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों सही है और दूसरा पहले की सही व्याख्या भी करता है, ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसी संभावना है कि कार्बन बाजार जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक सबसे बड़ा व्यापक साधन हो जाए। ऐसी संभावना है कि कार्बन बाजार जो है वह जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक सबसे व्यापक साधन हो जाए। दूसरा ऑप्शन है कार्बन बाजार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से राज्य को हस्तांतरित कर देते हैं, तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला सही हो जाएगा कि ऐसी संभावना है कि जो कार्बन बाजार है जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक व्यापक साधन हो जाए, तो इसका सही हो जाएगा एक सही है और दूसरा गलत है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की निम्नलिखित में से किस एक गतिविधि को वाध्यकरण के एक भाग के रूप में माना जाता है, तो किसे माना जाता है? खुला बाजार की कार्यवाही का संचालन जो करती है बैंक उसे माना जाता है बाध्यकरण के रूप में, ऑप्शन पहला जो है ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित बाजारों पर विचार कीजिए। सरकारी बॉन्ड बाजार, शीघ्रावधीय द्रव्य बाजार, कोषपत्र बाजार और स्टॉक बाजार। पूंजी बाजार में उपर्युक्त में से कितने शामिल हैं? तो पूंजी बाजार में दोस्तों जो शामिल है केवल एक शामिल है, ऑप्शन ए इसका पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक लघु कृषक बड़े खेत की संकल्पना का सर्वोत्तम वर्णन है? इसकी दोस्तों जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे मेरे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में देखूंगा, तो आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रश्नों को करने की कोशिश करिए, ताकि आप जब बार बार क्वेश्चनों करें तो यूपीएससी का अगले वर्ष जब एग्जाम दें तो आपके स्कोर अच्छा हो सके और क्वेश्चन को भी आप समझ सके कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लघु कृषक बड़े खेत की संकल्पना का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत कृषक अपने आप को समूहों में व्यवस्थित कर चुनिंदा कृषि संक्रियाओं में समकलन और संगति लाते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार काले तिल की बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराती है। काले तिल की खेती खरीफ की फसल के रूप में की जाती है और भारत में कुछ जनजातीय लोग काले तिल के बीजों का तेल भोजन पकाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा सभी, यानी कि सभी तीनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित परिसंपत्तियों में निवेशों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित परिसंपत्तियों में निवेशों पर विचार कीजिए। तो इसमें पूछ रहा है कितने अमूर्त निवेश माने जाते हैं? तो ब्रांड पहचान,
एक अमूर्त निवेश है, बौद्धिक संपदा और ग्राहकों की डाक सूची, लेकिन माल सूची जो है अमूर्त निवेश नहीं माना जाता। तो इसके जो सही हो जाएगा, केवल 3 ऑप्शन सही है, केवल 3 ऑप्शन सही है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जननांकीय निष्पादन, वन और पारिस्थितिकीय शासन सुधार, स्थिर सरकार, कर एवं राजकोषीय प्रसार। समस्तर कर अवक्रम के लिए 15वें वित्त आयोग ने उपयुक्त में से कितने को जनसंख्या, क्षेत्रफल और आय के अंतर के अलावा निक्स के रूप में प्रयुक्त किया? किनको प्रयुक्त किया? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 3, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित आधारिक संरचना क्षेत्रकों पर विचार कीजिए। किफायती आवास, सर्वसाधारण द्रुत परिवहन, स्वास्थ्य देखभाल और पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा। उपयुक्त में से कितनों पर यूएनओपीएम आधारित संरचना और नवाचार में धारणीय निवेश पहल अपने निवेशकों के लिए ध्यान केंद्रित करता है? तो इसका जो दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा किफायती आवास, सर्वसाधारण द्रुत परिवहन, स्वास्थ्य देखभाल और पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा। इसका जो सही आंसर है सभी 4, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, होमगार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। होमगार्ड को होमगार्ड अधिनियम और केंद्र सरकार के नियमों के अधीन समुत्थापित किया जाता है और होमगार्ड की भूमिका आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस को सहायक बल के रूप में सेवा देने की है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा तटीय क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए कुछ राज्यों में सीमा विंग होम गार्ड बटालियन समुत्थापित की गई हैं। तो इसका जो दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सभी तीनों, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये कुछ कृत्य दिए गए, यह कृत्य जिस अधिनियम के अधीन आता है वो दिए गए हैं। तो पहला जो कृत्य दिया गया है वह दिया गया है अनधिकृत रूप से पुलिस या सेना की वर्दी को पहनना, किसी पुलिस अधिकारी या सैनिक अधिकारी के ड्यूटी में तैनात होने के दौरान जानबूझकर उन्हें गुमराह करना या अन्यथा उनके साथ हस्तक्षेप करना। तीसरा है बंदूक तोप से अनुष्ठान परक गोली गोला दागना जिससे अन्य लोगों को व्यक्ति सुरक्षा के लिए जोखिम हो सके। तो दोस्तों यह जो क्वेश्चन है मुझे डाउट में है और आप सब कमेंट्स में बताइए कि इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा। इसका दोस्तों मैं आंसर इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा डाउट में है मुझे कि इसका क्या आंसर होगा, आप सब कमेंट्स में जरूर बताइए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रायः समाचारों में उल्लिखित होने वाले क्षेत्र और समाचारों में का कारण क्या रहा है? उत्तरीय किबू और इटली जो रहा है, आर्मीनिया और के बीच युद्ध। थोड़ा सा दोस्तों पेपर क्लियर नहीं है तो आप समझ सकते हैं। आर्मेनिया और अलेक्जेंड्रिया के बीच युद्ध, नागोर्नो कारबाख मोंजाम्बिक के बीच युद्ध, खेरसान और जपेरोजिया इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध। तो इसका दोस्तों जो खारसेन और जो जपेरोजिया है वो यूक्रेन से संबंधित। तीसरा गलत है, दूसरा गलत है और पहला। इसके दोस्तों तीनों ऑप्शन गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है कि इजराइल ने कुछ अरब राज्यों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं। तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है अरब शांति पहल सऊदी अरब की मध्यस्थता में इजराइल और अरब लीग के बीच हस्ताक्षर हुआ था। तो दूसरा ऑप्शन दोस्तों करेक्ट है कि अरब जो शांति पहल है वो सऊदी अरब और इजराइल के अरब लीग के बीच मध्यस्थता में एक हस्ताक्षर हुआ था। दूसरा सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कथन एक गलत है किंतु दूसरा सही है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, खेल पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। खेल पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो पहला जो खेल पुरस्कार दिया गया है दोस्तों, पहले यूपीएससी में खेलों से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब यूपीएससी का ट्रेंड बदल रहा है और पिछले 2-3 सालों से खेलों के प्रश्न भी पूछना शुरू हुए हैं। पहला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों में अवधि के दौरान सबसे शानदार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, पहला सही है। अर्जुन पुरस्कार किसी खिलाड़ी को जीवन भर योगदान के लिए दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रतिष्ठित जो प्रशिक्षक होते हैं इनको दिया जाता है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार खिलाड़ियों को रिटायर होने के बाद भी योगदान के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों चारों ऑप्शन सही है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सभी 4, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करंट अफेयर से पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पहली बार था जब शतरंज ओलंपियाड भारत में आयोजित किया गया था, 44 में था, और इसके अधिकृत शुभंकर को
तंबी या थंबी नाम दिया गया था, ये भी ठीक है। ओपन सेक्शन में जीतने वाली टीम के लिए ट्रॉफी जो था बेरा मैचिंग कप होती थी, और महिला के लिए जीतने वाली जो ट्रॉफी थी वह थी हैमिल्टन रसेल कप। तो इसका दोस्तों जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है सभी चारों, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि समाचारों पर उल्लिखित संघर्ष क्षेत्र और जिस देश में अवस्थित है। दोस्तों मैपिंग के क्वेश्चन है और करंट अफेयर्स में रहे थे इसलिए पूछे गए हैं। जो कि दिया गया है डोनबास। डोनबास कहाँ है दोस्तों? यह सीरिया में नहीं है, यह है यूक्रेन में। और दूसरा है काचिन जो कि इथोपिया में नहीं है, तो पहला गलत है, दूसरा सब गलत है, और तीसरा जो है वो है टिग्रे उत्तरी यमन, और तीसरा भी गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल के वर्षों में चाड, गिनी, माली और सूडान जो कि खबरों में रहे थे अंतर्राष्ट्रीय ध्यान के आकर्षण का केंद्र बना था, इन सभी देशों के से संबंधित है। तो क्या संबंधित है? इनसे संबंधित है सहारा मरुस्थल का दक्षिणामुखी प्रसार, सफल तख्ता पलट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी देशों में सफल तख्ता पलट देखने को मिला था, तभी ये चर्चा में रहे बने थे। निम्नलिखित भारी उद्योगों पर विचार कीजिए। उर्वरक संयंत्र, तेल शोधक कारखाने और इस्पात। उपर्युक्त में से कितने उद्योगों के विकार्बनन में हरित हाइड्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होने की अपेक्षा है? तो उर्वरक संयंत्रों में, तेल शोधक कारखानों में और इस्पात संयंत्र, तीनों में विकार्बनन में हरित हाइड्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होने की अपेक्षा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सभी तीनों, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है G20 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। G20 के हाल ही में 2023 की जो बैठक है भारत में आयोजित हुई है, इससे प्रश्न बनना दोस्तों बिल्कुल कॉमन था। G20 समूह की मूल रूप से स्थापना वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा के मंच के रूप में की गई थी। तो पहला ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा भारत की G20 प्राथमिकताओं में से एक है, दूसरा भी सही है। तो जो सही आंसर हो जाएगा ये पहला और दूसरा दोनों सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री एच लॉन्गहस्टन, रॉबर्ट स्पेल और जेम्स वर्गेस और वाल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े थे? तो जो अलेक्जेंडर वगैरह जो दोस्तों थे पुरातात्विक उत्खनन से जुड़े हुए थे, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। स्थल दिया गया है और जिसके लिए जाना जाता है वो दिया गया है। बेसनगर, शैव गुफा मंदिर, भाजा बौद्ध गुफा मंदिर और सित्तनवासल जैन गुफा मंदिर। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा बेसन, शैव गुफा मंदिर, भाजा बौद्ध गुफा मंदिर और सित्तन जैन गुफा मंदिर। तो इसका एक भी ऑप्शन मैच नहीं करता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया, सही है। 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, तो सही है। पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा कथन पहला और दूसरा दोनों सही है, तथा कथन दूसरा कथन एक की सही व्याख्या भी करता है, ऑप्शन एक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत की ध्वज संहिता 2002 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की राष्ट्रीय ध्वज का एक मानक अमाप 600 मिलीमीटर 400 मिलीमीटर है। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात है 3:2 है। तो दूसरा सही है दोस्तों, पहला गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा पहला गलत किंतु दूसरा सही, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धन करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है पहला ऑप्शन। दूसरा है 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति के निर्माण किया था। 26 नवंबर 1949 जो डेट दी गई वह गलत दी गई, इसलिए दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा हमारा कथन एक सही है किंतु कथन दो गलत है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्विट्जरलैंड मूल्य के आधार पर स्वर्ण में अग्रणी निर्यातकों में से एक है, स्विट्जरलैंड। दूसरा ऑप्शन है स्विट्जरलैंड के पास विश्व का दूसरा विशालतम स्वर्ण रिजर्व है।
स्विट्जरलैंड मूल्य के आधार पर स्वर्ण में अग्रणी निर्यातकों में से एक है और मूल्य का जो सर्वाधिक रिजर्व है वह स्विट्जरलैंड के पास है। दूसरा ऑप्शन दोस्तों गलत है और जो पहला ऑप्शन सही हो जाए, इसलिए हो जाए कथन एक सही है किंतु दूसरा गलत है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद प्रारंभ की है। दूसरा ऑप्शन है, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ का यह दावा करते हैं कि वे इसके माध्यम से तकनीकी प्रगति और भौतिक उत्पादकता को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रही है। तो इसका दोस्तों दोनों ऑप्शन सही है और दूसरा पहले की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वस्तुओं की वैश्विक निर्यात में भारत का निर्यात 3.2% है और भारत में कार्यरत अनेक स्थानीय कंपनियों ने भारत में कार्यरत कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाया। तो दोस्तों इसका जो पहला ऑप्शन है भारत का निर्यात 3.2% है, यह गलत है और दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा पहला गलत है किंतु दूसरा सही है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूरोपीय संघ का स्थिरता एवं समृद्धि समझौता ऐसी संधि है जो यूरोपीय संघ के देशों के बजटी घाटे के स्तर को सीमित करती है, यूरोपीय संघ के देशों के लिए अपनी आर्थिक संरचना सुविधाओं को आपस में बांटना सुकर बनाती है, यूरोपीय संघ के देशों के लिए अपनी प्रौद्योगिकी को आपस में बांटना सुकर बनाती है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन दूसरा, केवल एक सही हो जाएगा। केवल एक सही है, ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के लिए अभी तक की पहली संविदा सुरक्षित व्यवस्था और अनियमित प्रवास के लिए वैश्विक संविदा सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन अपनाई है। दूसरा ऑप्शन है GCM के अधिकाधिक उद्देश्य है प्रतिबद्धताएं UN सदस्य देशों पर बाध्यकर है। तीसरा है GCM अपने उद्देश्यों और प्रतिबद्धताओं के अंतर्गत आंतरिक प्रवास या आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के लिए भी कार्य करती है। तो इसका जो दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा, सभी तीनों सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया और रोमानिया। पूछ रहा है सीमाएं यूक्रेन की सीमा के साथ साझा करती हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा केवल दो देश ऐसे हैं जिनकी सीमाएं यूक्रेन के साथ साझा करती है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? भूमध्य रेखा पर प्राप्त होने वाले सूर्य तप की कुल मात्रा ध्रुवों पर प्राप्त होने वाले सूर्य तप की कुल मात्रा का लगभग 10 गुनी है। अवरक्त किरणें सूर्य तप के लगभग 2/3 भाग है। अवरक्त किरणें निचले वायुमंडल में संकेंद्रित जल वाष्प द्वारा बृहद रूप से अवशोषित होती हैं। अवरक्त किरणें सौर विकिरण की विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। दृश्यमान स्पेक्ट्रम के भाग है। तो दृश्यमान नहीं है दोस्तों, अदृश्यमान होते। ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा, अच्छा इसमें पूछ रहा था कि कौन सा सही है, तो कौन सा सही है? इसमें चौथा गलत है। अवरक्त किरणें निचले वायुमंडल में संकेंद्रित जल वाष्प द्वारा बृहद रूप से अवशोषित होती हैं। तो इसका ऑप्शन सी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहला और दूसरा ए, बी और डी गलत है, सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में मृदा पोषक तत्वों से भरपूर होती है। तो दोस्तों गलत है, मृदा पोषक तत्वों से भरपूर नहीं होती है, पहला गलत हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में उच्च ताप और आर्द्रता के कारण मृदा में विद्यमान मृत जैव पदार्थ का द्रुत अपघटन होता है। हाँ, जितने भी पदार्थ होते हैं उनका जल्दी से अपघटन हो जाता है। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। इसका सही जो ऑप्शन होगा, कथन पहला गलत है किंतु दूसरा सही है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कथन पहला, ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीपों और महासागरों के बीच तापमान विपर्यास शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है। ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीपों और महासागरों के बीच तापमान विपर्यास शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है। दूसरा है, जल की विशिष्ट ऊष्मा भूपृष्ठ की विशिष्ट ऊष्मा की अपेक्षा अधिक होती है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा गलत है, पहला गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला गलत है किंतु दूसरा सही है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूकंप लेखीय में एस तरंगों से पूर्व पी तरंगे आती है। हाँ दोस्तों सही है, क्योंकि इनका नाम भी ऐसा लिखा गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी तरंग है। तो पहला सही है। पी तरंगों में अलग अलग कण तरंग प्रसार की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं। पी में आगे पीछे कंपन करते हैं। एस में
ऊपर नीचे यानी कि लंबवत दिशा में समकोणीय ऊपर नीचे कंपन करते हैं, तो दूसरा भी सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएंगे। दोस्तों अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ा है तभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, लेकिन आपने अगर नहीं पढ़ा है तो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएंगे। दोस्तों भारत में कोयला आधारित तापीय शक्ति संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनमें से किसी में भी समुद्र जल का उपयोग नहीं होता। उनमें से कोई भी जल संकट वाले जिले में स्थापित नहीं है। उनमें से कोई भी निजी स्वामित्व में नहीं है। तो इसका जो पूछ रहा है दोस्तों, सही कथन चुनिए, सही कथन है। तो इसका जो सही है, उनमें से कोई भी निजी स्वामित्व में नहीं है, तो यह तीसरा गलत है क्योंकि निजी स्वामित्व है। उनमें से कोई भी जल संकट वाले जिले में स्थापित नहीं है, तो जो पहला सही हो जाएगा। उनमें से किसी में भी समुद्र जल का उपयोग नहीं होता, तो पहला और दूसरा सही हो जाएंगे, तीसरा गलत हो जाएगा। इसका जो सही आंसर होगा केवल 2, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बोल बैचिया पद्धति का कभी कभी निम्नलिखित में से किस एक के संदर्भ में उल्लेख होता है। तो बोल बैचिया जो पद्धति है उसका उपयोग जो होता है वह होता है मच्छरों से होने वाली विषाणु रोग के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। बड़े पैमाने पर बारीक पिसी हुई बेसॉल्ट सेल खेतों में बिछाना, चूना पत्थर महासागरों की क्षारीयता बढ़ाना चूना मिलाकर, और विभिन्न उद्योगों द्वारा निर्मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड का अभिग्रहण कर उसे कार्बोनेटीकृत जल के रूप में परित्यक्त भूमिगत खानों के अंदर पंप करना। उपयुक्त गतियों में से कितनी कार्बन अभिग्रहण और विविक्तीय भवन के लिए प्रायः विचार और चर्चा में लाई जाती हैं। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा तीनों, पहला दूसरा और तीसरा तीनों चर्चा में लाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, एरियल मेटाजीनोमिक्स निम्नलिखित में से किस एक स्थिति की सबसे सही निर्दिष्ट करता है। तो किसको निर्दिष्ट करता है, तो जिसका जो सही आंसर हो जाएगा किसी पर्यावरण में पक्षीय जाति की आनुवंशिक रचना को समझने के निर्दिष्ट करता है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में से किस एक मामले में प्रयोग किया जाता है। किसमें मामले में प्रयोग किया जाता है, प्राणी जाति की विभिन्न जातियों के बीच विकासात्मक संबंधों के अध्ययन के लिए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जननी सुरक्षा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह राज्यों की स्वास्थ्य विभागों की एक सुरक्षित मातृत्व योजना है। इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं को तथा नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। इसका लक्ष्य गरीब गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव को बढ़ावा देना है और इसके उद्देश्य में 1 वर्ष की आयु तक के बीमार बच्चों को लोक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी सभी चारों। एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के अंतर्गत की जा रही व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी सभी चारों सही है। जो दोस्तों थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं उसको आप पढ़ लीजिए, थ्योरी पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करके और आंसर्स को मैच कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट में प्रयुक्त होने वाले अवयवों के विनिर्माण में कार्बन तंतु का इस्तेमाल होता है। तो पहला ऑप्शन सही है, कार्बन तंतु एक बार प्रयुक्त होने पर पुनर्चक्रित नहीं किया जाता। दूसरा ऑप्शन सही है, तो इसका जो सही हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। निम्नलिखित क्रियाओं पर विचार कीजिए। कार क्रैश टक्कर का जिसे एयरबैग लगभग तुरंत फैल जाता है पता लगाना। लैपटॉप अचानक धरातल पर गिर पड़ने का जिसे हार्ड ड्राइव का तुरंत बंद हो जाना पता लगाना। स्मार्टफोन का झुकाव का जिसे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड के बीच प्रदर्शित घूम जाता है उसका पता लगाना। उपयुक्त में से कितनी क्रियाओं में त्वरणमापी के प्रकार की आवश्यकता होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सभी तीनों में त्वरणमापी यानी कि एक्सेलेरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पुनः संचरणशील एक्वाकल्चर प्रणाली में जैव निस्यंदकों बायोफिल्टर की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जैव निस्यंदक बिना खाए हुए मत्स्य चारे को हटाकर अपशिष्ट उपापचय प्रदान करते हैं। जैव निस्यंदक मत्स्य अपशिष्ट में विद्यमान अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जो होगा यह ऑप्शन पहला बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका सही आंसर बनेगा केवल एक सही है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अंतरिक्ष में पिंड और वर्णन किया गया है। इसमें पूछ रहा है सही सुमेल है। तो इसका जो सही सुमेल हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा पल्सर। न्यूट्रॉन तारे जो
तब बनते हैं जब विशाल तारों का ईंधन खत्म हो जाता है और उनका निपात हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पल्सर कहते हैं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा केवल एक सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित देशों में से किस एक के पास अपनी उपग्रह मार्गदर्शन यानी कि नेविगेशन प्रणाली है? तो किसके पास है? वह है जापान के पास। किसके पास? जापान के पास। जो जीपीएस है वह अमेरिका का है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैलिस्टिक मिसाइल अपनी पूरी उड़ान में अध्वनिक चाल पर निर्धार नोदित होती है, जबकि क्रूज मिसाइल केवल उड़ान के आरंभिक चरण में रॉकेट संचालित होती है। तो दोस्तों यह जो ऑप्शंस दिए गए दोनों के उल्टे दिए गए। जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वह उड़ान के आरंभिक चरण में रॉकेट संचालित होती है, और जो होती है क्रूज मिसाइल होती है वह पूरी उड़ान में अध्वनिक चाल से प्रसारित नोदित होती है। तो इसके जो दिए गए हैं उल्टा लिखा गया है, तो पहला ऑप्शन गलत है। ऐसा ही ऑप्शन दूसरे में किया गया। अग्नि जो बी है मध्यम दूरी की नहीं है दोस्तों, यह है अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, और जो ब्रह्मोस है वह है मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, पराध्वनिक क्रूज मिसाइल। तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ने दोनों प्रश्नों को 2 बार घुमाया है। तो इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन ना तो 1 ना 2, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पारा प्रदूषण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वर्ण खनन गतिविधियों विश्व में पारा प्रदूषण का स्रोत है, और कोयला आधारित ऊष्मीय शक्ति संयंत्र यानी थर्मल पावर से पारा प्रदूषण होता है। पारा के संपर्क में आने का कोई ज्ञात सुरक्षा स्तर नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीनों सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हरित हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे आंतरिक दहन के लिए ईंधन के रूप में सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है, तो पहला ऑप्शन सही है। इसे प्राकृतिक गैस के साथ मिलाकर ताप या शक्ति जनन के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, दूसरा भी सही है। इसे वाहन चालन के लिए हाइड्रोजन ईंधन प्रकोष्ठ में इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका तीसरा भी सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सभी तीनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अभियान 2006 के अनुसार जिनके संयंत्र और मशीनरी में निवेश 15 करोड़ रुपए से 25 करोड़ रुपए के बीच है, वे मध्यम उद्यम है। मध्यम उद्यम भी नहीं है, तो पहला गलत है। दूसरा है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को दिए गए सभी बैंक ऋण प्राथमिक क्षेत्रकों के अधीन अहर हैं, तो दूसरा भी गलत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना तो 1 ना ही 2। काफी दोस्तों एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन घुमाए हैं काफी अच्छे तरीके से घुमाए हैं, और क्वेश्चंस का जो ऑप्शंस का तरीका है वो काफी अच्छे से चेंज किया है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूजन बने और आप प्रश्नों को गलत करें। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि जहां तक आप पढ़ते हैं वहां से एग्जामिनर फिर क्वेश्चन पूछने की शुरुआत करता है। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूएस डॉलर या SWIFT प्रणाली का प्रयोग बिना डिजिटल मुद्रा के भुगतान करना संभव है, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है, कोई डिजिटल मुद्रा इसके अंदर प्रोग्रामित प्रतिबंधित जैसे कि इसमें व्यय के समय ढांचे के साथ वितरित की जा सकती है, तो दूसरा ऑप्शन गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा केवल एक सही है, केवल एक सही, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वित्त के संदर्भ में शब्द बीटा क्या है? शब्द बीटा किसको निर्देशित करता है? किसी पोर्टफोलियो प्रबंधन की जोखिम और प्रतिफल के बीच संतुलन लाने की निवेश कार्यनीति को प्रतिबंधित निर्देशित करता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम मूलतः भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वित्त पोषित लघु ऋण प्रदान पर प्रारंभ किया गया था। किसी SHG के समूह के सभी सदस्य उस ऋण के लिए उत्तरदायित्व लेते हैं जो ऋण कोई अकेला सदस्य लेता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो अनुसूचित वाणिज्य बैंक SHG के समर्थन देते हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वही हो जाएगा, केवल 2 सही है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार। पहला कथन है, भारत की सार्वजनिक क्षेत्र स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली सीमित, निरोधक, वर्धक और पुनः स्थापक देखभाल के साथ मुक्ता रोगनाशक व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करती है। दूसरा है, भारत में स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के विकेंद्रीकरण उपागम के अंदर राज्य प्राथमिक रूप से स्वास्थ्य सेवाओं को जुटाने के लिए उत्तरदायी है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा केवल दूसरा सही है, पहला ऑप्शन गलत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कथन 1 गलत है किंतु दूसरा सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व जल रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत प्रतिवर्ष विश्व में भौम जल के 1/4 से अधिक जल का निष्कर्षण करता है। दोस्तों सही है। संयुक्त राष्ट्र की जो विश्व जल विकास रिपोर्ट 2022 आई थी उसमें बताया गया था कि भारत 1/4 से अधिक जल का निष्कर्षण करता है, तो पहला सही है। दूसरा जो ऑप्शन है वह दिया गया, भारत को अपने राज्य क्षेत्र में रहने वाली विश्व की लगभग 18% जनसंख्या के पेयजल और स्वच्छता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष विश्व के भौम जल के 1/4 से अधिक जल का निष्कर्षण करने की जरूरत है। तो दूसरा ऑप्शन दोस्तों गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन जो सही होगा, पहला सही है किंतु दूसरा गलत है, ऑप्शन सी सही। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र सरकार का यह दायित्व है कि वह राज्यों को आंतरिक विक्षोभ से बचाए। भारत का संविधान राज्यों को निवारक निरोध में रखे जा रहे किसी व्यक्ति को विधिक काउंसिल उपबंध कराने से छूट प्रदान करता है और आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 के अनुसार पुलिस के समक्ष अभियुक्त की स्वीकृति को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी तीनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश दशकों से गृह कले और खाद्य संघर्ष से त्रस्त है। करंट अफेयर्स का दोस्तों क्वेश्चन है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा अंगोला। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में जैव विविधता प्रबंधन समितियां नागोया प्रोटोकॉल के उद्देश्य को शामिल हासिल करने के लिए प्रमुख कुंजी है और जैव विविधता प्रबंधन समितियों में अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए संग्रह शुल्क लगाने की शक्तियां सहित पहुंच और लाभ सहभागिता निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्राकार है। तो दोस्तों पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन या राज्यों की विधानसभाओं में नाम निर्दिष्ट किसी एक सदस्य निर्वाचन मंडल के शामिल किए जाने वाले भी अहर्य हैं। तो दोस्तों पहला गलत है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, ना कि किसी एक मंडल के। निर्वाचित विधानसभा सीटें जितनी अधिक होती हैं उस राज्य में प्रत्येक एमएलए के वोट का मान उतना ही अधिक होता है। तो दूसरा सही है। तीसरा है, मध्य प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान केरल के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक है। तीसरा गलत है और चौथा भी गलत है। इसका जो सही आंसर है वह है दोस्तों केवल एक सही है। तो दोस्तों पेपर कंप्लीट हुआ। हमने इस वीडियो में देखा यूपीएससी के प्रीलिम्स का जो पेपर हुआ था उसके 100 क्वेश्चनों को हमने 1 घंटे में करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कम से कम दोस्तों मेरे 100 सब्सक्राइबर तो पूरे करा दो। चलिए दोस्तों मिलता हूं अगली वीडियो में। जय हिंद।